वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 मार्च सिर्फ टेक के पी बाई क्यू। हमारा टारगेट है कि गणित में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हमें लेकर आना है और मेरी कोशिश है कि हर एक अभ्यर्थी के 25 प्लस तो आ ही जाएं। जो अभ्यर्थी इन सारे क्लासेस को अटेंड कर लेंगे डेफिनेटली 25 प्लस मार्क्स तो उनके कहीं नहीं गए हैं। गणित के साथ साथ हम गणित की पेडागोजी को भी कवर कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी देख रहे हैं वो प्री के साथ साथ मेंस का भी काफी कंटेंट कवर कर रहे हैं और मैं काफी हद तक यूज करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दूं, साथ ही मैं डिटेल्ड भी आपको बताता हूँ। 27 तारीख को आप सभी को रेडी रहना है। 27 तारीख का टेस्ट आप जरूर लगा लीजिएगा, केवल 27 के दिन ही आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट हमने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास की पीडीएफ रहती है वो मैं यहाँ पर सेंड आपको कर देता हूँ। और प्लेलिस्ट आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको यहाँ पर वर्ग 3 मैथ्स ऑल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यह आपको यहाँ से ये देखने को मिल जाएगी। चलिए प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। उससे पहले हम इस टैब को क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं सेव करके, ताकि लैपटॉप में वही बफरिंग वाली प्रॉब्लम ना आए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 मार्च शिफ्ट एक के प्रश्नों को करने जा रहे हैं। 31 से आपके पीडीएफ में स्टार्ट होंगे। तो 31 हम इसका निकाल लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन ये रहा 31। इनको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिया हुआ है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। मैं ये टाइप करके रख रहा था पहले से। एक क्वेश्चन आया था आपका इन सेंटर वाला, तो मैंने जो इन सेंटर जो भी सेंटर हो सकते हैं मैंने सारी की सारी थ्योरीज यहाँ पे लिख ली हैं। आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपका। स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए पहले प्रश्न को करेंगे हम समय बचाते हुए। कल की वीडियो मैंने आपको बता दूं, इस शिफ्ट के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लगभग 1 घंटे की वीडियो बनी हुई थी और फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें वॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालांकि मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। एक सेकेंड, वॉइस की प्रॉब्लम को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अपना ऑडियो इनपुट कैप्चर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज माइक्रोफोन ही नहीं लगाया, माइक्रोफोन ही बोया का कल कनेक्ट किया, कल हुआ नहीं और 1 घंटे तक हम यूं ही लगे रहे। इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में हम ज्यादा प्रश्नों को आज करने की कोशिश करेंगे। मैं आज अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं। एक संख्या को उसके एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 150 का परिणाम मिलता है। वह संख्या क्या क्या है? संख्या मान लीजिए x है, वह संख्या x है। संख्या को उसके 2/3 में मतलब 2/3x संख्या का 2/3 में जोड़ने पर आपको 150 मिलता है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 2x, कौन में आपका 3 आ जाएगा, इक्वल में आपका 150 है। तो 3 वहां चला जाएगा, ये 5x हो जाएगा। 5x इक्वल आपका आ जाएगा 150 इंटू आपका 3। 5 आपका अपॉन में आएगा, यहाँ से कट के 5 अपॉन में आएगा, कैंसिल करेगा। 5 3 जा 15, ये 30 टाइम में कैंसिल करेगा, आपका 90 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से जाओगे तब भी आप आंसर लेके आ जाओगे। अगला वाला प्रश्न करते हैं हम। अब 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। ऑप्शन से भी जा सकते हो, हम एक एक्स मान के करते हैं। वर्तमान आयु मान लीजिए एक्स है, तो मुझे बताइए 42 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 42 हो जाएगी। तो 42 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 42 वर्ष बाद कितनी हो गई? एक्स प्लस 42 हो गई। एक व्यक्ति की आयु अपनी वर्तमान आयु कितनी? एक्स है, आयु की 3 गुनी कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो आपको वर्तमान आयु यानी x की वैल्यू बताना है। तो आपका x उधर पे जाएगा, तो 42 इक्वल आपका बचेगा 2x। 2 इसको डिवाइड कर देगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 21। ऑप्शन से जाओगे आप तब भी कर दोगे। चलिए दो ऑप्शन लेके हम करके देख लेते हैं इसको। ये बड़ी वाली मेथड ऑप्शन से आयु वाले प्रश्न आपसे
ऑप्शन के माध्यम से बनने चाहिए। हम मान लीजिए ऑप्शन लेते हैं 30, ये वर्तमान आयु हमने ले ली 30। अब 42 वर्ष बाद आप मुझे बताइए, 42 वर्ष बाद आयु कितनी हो रही है? 72 हो रही है। क्या 3 गुनी हो पाई? नहीं हो पाई। अब हम 21 वर्ष ले लेते हैं, ऑप्शन सी को करके बता देता हूँ सीधा, वैसे आप बी में करेंगे तो नहीं आएगा। 42 ऐड कर लीजिए, 42 वर्ष बाद ये हो जाएगी 63। क्या यह 3 गुनी हो गई? हाँ, 21 का 3 गुना हो गई। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 21। अगले वाले प्रश्न को करेंगे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये। 5 छात्रों की औसत आयु 6 वर्ष है। एक अन्य लड़का जो जो 12 वर्ष का है शामिल हो जाए तो औसत आयु वर्षों में क्या होगी, हमें बताना है। तो 5 छात्रों की आयु का योग बताइए। मैं किसका योग पूछ रहा हूँ? 5 छात्रों की आयु का योग। 5 छात्रों की कुल आयु, 5 छात्रों की कुल आयु, या 5 छात्रों की लिख दे रहे हैं, कुल आयु। कुल आयु, 5 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कल हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या, सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या। कितने नंबर हैं? टोटल नंबर। तो यहाँ पर आपका 5 इंटू आप 6 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 6 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 वर्ष हो जाएगी सभी 6 की। लेकिन एक छात्र और आ जाता है तो आप कितने छात्र हो जाएंगे? 6 छात्र हो जाएंगे। तो और 12 वर्ष उस आयु लेके आ रहा है, मतलब 5 की तो बाहर 30 वर्ष थी, एक और आएगा तो 12 और ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा टोटल आयु? अब 6 छात्रों की टोटल आयु कितनी हो गई? 42 हो गई। औसत बताना है। औसत का फॉर्मूला हमने भली भांति पढ़ा हुआ है, एवरेज का फॉर्मूला एक बार और लिख लेते हैं। योग बटे संख्या, मतलब सभी अंकों का योग या सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े या टोटल नंबर। तो योग बटे संख्या लिख रहा हूं मैं, कुल संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, औसत निकालना है, योग आपके पास 42 मिल गया, संख्या 6 है तो आपका 6 7 है 42। तो आपका 7 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले को करते हैं। ये भी इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आ जाएगा। उद्धव माधव से 20 वर्ष बड़ा है। 12 वर्ष पहले उद्धव की उम्र माधव की उम्र की दोगुनी थी। माधव की वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन से करके देखते हैं। मान लीजिए 28 वर्ष माधव की आयु है। माधव की आयु यदि 28 वर्ष है तो उद्धव की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष बड़ा है ना उद्धव, तो ये हो जाएगी 38 48। कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। 12 वर्ष पहले, यानी दोनों से हमें 12 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। 12 वर्ष पहले चलते हैं हम। कितनी दुगनी आ जानी चाहिए? उद्धव की जो उम्र है, मैं इसको माधव कर दे रहा हूँ, मैं उसके उद्धव कर दे रहा हूँ ताकि याद रहे। जो उद्धव की उम्र है 12 वर्ष पहले, वो माधव की उम्र की दुगनी आ जानी चाहिए। माइनस करेंगे 6 आएगा, 1 आएगा। माइनस करोगे 6 आएगा, 3 आएगा। कहीं से कहीं तक डबल का कनेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम 32 को लेके करेंगे, ऑप्शन से ही कर लेते हैं हम, एक्स वाली मेथड से नहीं कर रहे, उससे भी हम कर सकते थे। 32 को लेके चलते हैं। ये उद्धव की आयु, माधव 20 वर्ष बड़ा है ना, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। माधव की आयु हमने और 32 मान ली। उद्धव 20 वर्ष बड़ा है तो उद्धव कितना हो जाएगा? 52 का हो जाएगा। 12 वर्ष पहले चलेंगे हम तो 0 20 रहेगा। 12 वर्ष आप पहले चलेंगे तो आपका 0 40। क्या डबल आ गई? क्या डबल आ गई? उद्धव की आयु, उद्धव की जो उम्र है माधव की उम्र की, माधव की उम्र कितनी? 20 है। अब डबल आ गई 12 वर्ष पहले। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से कर ली। ऑप्शन से जाना आयु वाले प्रश्नों में बहुत आसान होता है। अगले वाले को करते हैं। एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। दीवार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताना है। लंबाई 60 है, चौड़ाई आपकी 60 है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई का पूछा है। चौड़ाई लंबाई का पूछे तो पहले हम चौड़ाई को रख रख देते। तो आपका ये आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा आपका 2, 3 अनुपात 2। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। 4 और 16 के बीच मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जब भी निकालना हो तो जो भी संख्याएं दी गई हो तो आप रूट में करके बाहर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जब तृतीय अनुपाती करना हो तो सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, अपॉन में ए कर दो। और जब तीन संख्याएं दी हुई हो ए बी सी और आपसे पूछ लें चतुर्थ अनुपाती, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एक्स, और जो पास पास के हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू सी। तो यहाँ से आपका चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बन गया बी सी अपॉन ए। यानी जब तीन संख्याएं दी गई हो तो अंतिम दो का मल्टीप्लाई कर दो और इस जो पहले वाले से उनको भाग कर दो, आपका चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा। और
तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर यानी सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, अपॉन में आप फर्स्ट वाले नंबर को कर दो, आपका ये तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। और मध्य अनुपाती निकालना है तो रूट में कर लेंगे हम, 4 × 16 कर लेंगे, इनको रूट से बाहर करेंगे, 4 आ जाएगा 2 के फॉर्म में, आपका ये आ जाएगा 4 के फॉर्म में, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि इसी का आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेते फिर आप क्या करते, 16 16 का स्क्वायर करते, 16 × 16 मतलब अपॉन में ए करते, 4 करते, 4 चौके 16, 16 चौके 64, थर्ड प्रोपोर्शन भी हमने निकाल लिया। और जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछते तो आपको 3 अंक देंगे, 3 संख्याएं देंगे, चौथे को आप मानोगे, अंतिम तो का 2 का गुणा करो और इससे डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा। हमने जो प्रोपोर्शन वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। अगला वाला करते हैं अब हम। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, मूल घन और कटे हुए घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, किस किस का, मूल घन का और छोटे छोटे जो घन बने उन सभी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहली बात तो मूल घन का क्षेत्रफल ही निकाल लो आप। क्षेत्रफल मतलब टीएस है, टोटल सरफेस एरिया, और घन का जो कुल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। मैं कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, आयतन बताता हूँ आपको। आयतन क्या होता है घन का, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a³, वॉल्यूम होता है a³। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। इसका टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², याद रखिएगा। और इसमें एक और चीज याद रखने वाली है, इसका डायगोनल विकर्ण, इसका विकर्ण होता है √3a। सारे फॉर्मूलास देख लिए हमने घन के। टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया 6a² करना पड़ेगा, मतलब 6 × a²। ए की वैल्यू कितनी, साइड कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 150 आ जाएगा। इसको ऐसे रख लो क्योंकि बाद में हमें रेशो के फॉर्म में ले जाना है तो वो वैसे भी कट जाएगा। अब हम बात करते हैं छोटे, अब वॉल्यूम निकाल लो इसका। वॉल्यूम निकाल लो, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर वाले घन का वॉल्यूम। हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको काट कर ही, इसी को काट कर ही छोटे छोटे घनों में घन बना दिए जाएंगे। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, a³ करना पड़ेगा, यानी 5 का क्यूब करोगे तो आपका 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। राइट, अब 1 सेंटीमीटर वाला जो घन है उसका वॉल्यूम आप मुझे बता सकते हो क्या, हाँ आसानी से बता सकते हैं। हम कैसे बताएंगे, अब 1 का क्यूब कर लो, आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मुझे बताओ, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आप जब इस वाले वॉल्यूम को से डिवाइड कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे, वो संख्या मिल जाएगी, नंबर आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे घन बन जाएंगे 125। डिवाइड करोगे 125 को 1 से, 125 छोटे छोटे घन बन जाएंगे। अब हमें टीएसए भी तो निकालना है, किसका निकालना है, 125 छोटे छोटे घंस का, और 6a² आपका ही होता है। हमने 125 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम 6a² को, ये टीएसए निकाल रहे हैं किसका, 1 सेंटीमीटर वाले का, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन का। लेकिन ये छोटे वाले घन कितने बनेंगे, 125 बनेंगे, तो 125 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 125 गुणा 6a²। ए की वैल्यू यहाँ पे आपको साइड क्या है, छोटे वाले की 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आपको तो अनुपात बताना है, मूलधन क्या था, मूलधन का जो आपका पीएसए था वो 150 था, 150 था, या आप 6 × 25 लिख लो, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। हम इसको 6 × 25 भी लिखेंगे। और छोटे वाले घन का आयतन कितना आया, 125 × 6 आया, 25 पंजे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, 1:5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 1:5, ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले को करते हैं हम। एक त्रिभुज का जो आधार है वो 15 सेंटीमीटर है, उसकी मतलब बेस दिया है 15, उसकी हाइट दी है, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। एक नए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आपको ऊंचाई बतानी, हाइट बतानी, जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज का दोगुना है और आधार 20 है। तो हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया किसका निकाल रहे हैं अभी हम, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं, 1/2 बेस कितना है, बेस है अपना 15, हाइट ऊंचाई कितनी है 12, 2 से आप कैंसिल करोगे 6 बार में, 15×5 = 15, 6 × 90, यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल किसका आएगा, पहले वाले का। तो आपको एरिया, अब सेकंड वाले के लिए करते हैं हम, सेकंड वाले का एरिया तो 180 हो जाएगा क्योंकि पहले वाले का दोगुना था।
तो हम सेकंड वाले का एरिया कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये 180 किसके इक्वल रहेगा, या फिर आप ऐसे लिख लो, सेकंड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ऊंचाई बताना है, इसका एरिया भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट ही होगा, लेकिन इसका जो एरिया रहेगा वो एक्चुअल में कितना आएगा, 2 into 90 आएगा, मतलब डबल आ जाएगा। डबल क्यों आएगा, क्योंकि आपको दिया जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज का, पहले वाले त्रिभुज का डबल है, तो आपका ये 180 हो जाएगा। टू तो आपका ये वाला यहाँ से कट के क्रॉस मल्टी होके वहां चला जाएगा। आपको क्या दिया है, आधार दिया है, यानी आपको आधार की वैल्यू कितनी है, 20 है। यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, 20 इंटू हाइट कर लोगे, 2 into 90 इंटू आपका ये 2 आ गया था। अब ये 20 यहाँ से आपका अपॉन में आ जाएगा, कैंसिल कर दो आप, ठीक, आपका 18 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगले वाले प्रश्न को करते हैं अब हम। द्विघात समीकरण का मेरा वाला तरीका ही हम अपनाएंगे, स्प्लिट करना है, मैंने एक पुराने वाले उसमें भी आपको बता दिया था। अब देखिएगा, ए है, ये बी है, ये सी है। हमें पता है कि जब प्लस माइनस करें, जब प्लस माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ए सी, सॉरी हमें मिलना चाहिए बी सी, यानी बी मिलना चाहिए, मतलब 3 आ जाए, हमारा प्लस का 3 आ जाए। जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, ए सी। ए सी क्या है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -20 है, तो ये अपना निकल के आएगा -40। जब प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो -40 आ जाए। तो 40 को दो नंबर में आप तोड़ लो, इसमें तोड़ोगे कि प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए, 5, 5 8 जहाँ 5 8 40 में आपका बन जाएगा। आपको प्लस का 3 चाहिए तो 5 माइनस का लेना पड़ेगा, 8 में से 5 जाएगा तो प्लस का 3 भी आ जाएगा, गुणा करोगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, मतलब -5 में और 8 में हमें तोड़ना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक के अलावा, एक से इन दोनों को भाग करोगे तो परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दो दिया है, तो आप इनको 2 से डिवाइड कर लो, तो आपका -5/2 आ जाएगा, आपका ये 4 आ जाएगा। अब इनके आप चिन्हों को बदल दो, आपको मूल मिल जाएंगे, आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो पहला वाला 5/2, दूसरा वाला -4, जहां -4 5/2 हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका फिर से एक और चीज समझ लो, मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको यही अपनाना है हर जगह। 5 और 8 में हमने तोड़ लिया, दो हमको फैक्टर देखने को मिल गए। अब क्या करना है, सेकंड वाली स्टेप में आप एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिया करो, हम भाग दे देंगे, उसके बाद चिन्हों का परिवर्तन कर देंगे, हमको रूट्स मिल जाएंगे, हमको मूल मिल जाएंगे, हमको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होता तो हम इनको 1 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो हम नहीं करते, लेकिन 2 था तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ा। अगला वाला करते हैं, मैंने जो तरीका बताया वही आपको अपनाना है। के निम्नलिखित में से किस मान के लिए 3x प्लस के प्लस 3y इक्वल 1, के एक्स प्लस 6y इक्वल 4 का अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये कंडीशन होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, मैं आपको वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपको बताता हूँ। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल आपका 0, यानी x का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो A1 होगा पहली वाली इक्वेशन में, y का B1, ये C1 दूसरी वाली समीकरण में, इक्वेशन में x का गुणांक A2, y का B2, तो आपका कांस्टेंट टर्म अचर पद C2। तो यहाँ से पहली इक्वेशन में देखो A1/A2 करना है, मतलब 3/3 आपको, ये A1 है, ये आपका B1 है, ये C1 की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है। तो A1/A2 करना पड़ेगा, A2 कितना है, K है, इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, B1 मतलब K प्लस 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, K का इन दोनों में कर लो, K² प्लस 3K आ जाएगा, और इसका मल्टी इक्वल नहीं है, 3 का कर लो, 18 में आ जाएगा, 18 आपका यहाँ आ जाएगा, K² प्लस 3K, और 18 इस तरफ आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ से K की वैल्यू पता कर लो, आपका वो राइट हो जाएगा। तो फिर मैंने वही तरीका बताया, वही वाला तरीका अपनाएंगे, प्लस और माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस का 3 मिल जाए, जब मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाए, ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू -18 है, मल्टीप्लाई करोगे तो -18, ऐसे दो नंबर में तोड़ दो आप इसको, 18 को, पीछे 18,
3 और 6 में अब इसको माइनस कर लें, क्योंकि हमें माइनस का 18 करना है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 3 आ जाए तो इसको आपको माइनस कर लेना पड़ेगा। राइट। तो -3 और 6 में आपका डिवाइड हो गया। अब रूट निकालने के लिए इनको वन वन से डिवाइड करें क्या, एक के स्क्वायर के गुणांक से। यहाँ पे तो वन है तो जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, क्योंकि वही नंबर मिलेगा। तो फिर यहाँ पर आपका इन आपको इनके साइन बदलने हैं, चिन्ह बदल दो आप, तो आपका ये 3 बन जाएगा। लिखा क्यों नहीं रहा? ठीक। हाँ, तो आपका ये वाला 3 बन जाएगा, ये आपका -6 बन जाएगा। जहां 3 और -6 हो, वो के की वैल्यू नहीं होंगी। 3 और -6 आपका राइट आंसर हो गया। अगले वाले को करते हैं। उससे पहले वर्ग 3 के जो मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हुए हैं, लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 70 से 80 प्रश्न आपको परीक्षा में इनसे देखने को मिलेंगे। बहुत गजब तरीके का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इनको लगाइएगा। पीवाईक्यू के प्रश्न भी हैं। सक्सेस क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, सेलेक्टेड टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। अच्छे लेवल का कंटेंट है। आपको लगाने के बाद प्री में तो काम कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इसके बाद आपको मेंस देना है, वहां पर भी ये वाला कंटेंट काफी हेल्पफुल होगा। अब देखिएगा, आ गया अपना वाला प्रश्न। इसको करेंगे। ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। इसको हम यहां करते हैं। ये त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र क्या है? ये ओ है। तो आपको ये बीओसी की वैल्यू बताना है। कहाँ जा रहा है भाई? बीओसी यानी ये बताना है। और ए की वैल्यू आपको दी है 30 डिग्री। कितनी दी है? 30 डिग्री। अंतः केंद्र कब बनता है? जब एंगल ये बनता है एंगल बाइसेक्टर्स, शीर्षों के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस, जब जहां जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, यानी ये इन सेंटर है। तो ये आपको बताना है। ये बताने का एक फॉर्मूला होता है 90 प्लस A/2, मतलब 90 प्लस और ए का हाफ कर दो, जो एंगल दिया उसका हाफ कर दो, मतलब 30 का आधा करेंगे तो 15। आपका 105 राइट आंसर आ जाएगा। 105 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। इसकी भी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, उनको भी समझेंगे। अब देखिएगा, माध्यिका से बनता है आपका केंद्रक, मीडियन से आपका बनता है सेंट्रोइड। अब माध्यिका के से मेरा तात्पर्य क्या है? ये अपने पास त्रिभुज है। माध्यिका यानी जब शीर्ष से हम सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें, शीर्ष से हम सामने वाली भुजा को मिलाएं, इसको दो बराबर भागों में बांट, फिर इस वाले शीर्ष से हम सामने वाली भुजा को मिलाएं दो बराबर भागों में, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये सेंट्रोइड होगा। ये सेंट्रोइड होगा, केंद्रक कहलाएगा। अब देखिएगा, शीर्ष लंब और लंब केंद्र, मतलब हम सामने वाली भुजा मतलब जो शीर्ष है, शीर्ष है, उसे हम सामने वाली भुजा पर लंब डालें। क्या डालें? लंब डालें। तो उससे आपका ऑर्थो सेंटर बनता है। जैसे कि आप इस वाली भुजा से फिर आप सॉरी, इस वाले आप जो वर्टेक्स है ना, इस शीर्ष से आप सामने वाली भुजा पे लंब डालोगे, मतलब 90 डिग्री वाला। इस वाली से आप इस पर भी लंब डालोगे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये आपका ऑर्थो सेंटर होगा। यानी शीर्ष लंब से शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। परिकेंद्र से आपका परिकेंद्र कब बनता है? मैंने ये इसमें आगे पीछे कर दिया। सही है ये। ठीक। इसमें है आगे ये। माध्यिकाओं से आपका केंद्रक बन गया। शीर्ष लंबों से आपका बनेगा लंब केंद्र। और आपका लंब अर्धकों से बनेगा आपका परिकेंद्र, मतलब सेंटर हम इस तरफ लेना था। तो आप जब लंब अर्धकों को मिलाओगे, एंगल सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। ठीक। अब अगला वाला देख लेते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? इन सेंटर। अंतः केंद्र आपका कब बनता है? जब कोणों के अर्धकों से बनता है। ये मान लीजिए कोण है, इसका अर्धक होगा, इसको बराबर काटने वाला एक यहाँ से ये आप निकालोगे। इसका भी एक लंब अर्धक यहाँ से आप मतलब एंगल बाइसेक्टर खींचोगे। इसका भी आप एक एंगल बाइसेक्टर खींचोगे। जिस वाले पॉइंट पे ये मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। अब देखिएगा, 3 चीज याद रखना। शीर्ष लंब और जब लंब केंद्र की बात आ जाए, तो आपका जो एंगल बीओसी होगा, वो आपका 180 माइनस ए होगा। जब परिकेंद्र की बात आ जाए तो 2a होगा। मैं चित्र बना के बताता हूँ आपको।
तीनों समझ लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो अधिकतर अभ्यर्थी कंफ्यूज ही होते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपना एक केंद्र है। अभी कौन सा केंद्र है हम बात नहीं कर रहे। ओ है ये। जब ये वाला क्या हो आपका, जब ये आपका ऑर्थो सेंटर हो, क्या हो आपका लंब केंद्र हो, तो आपका ये वाला जो होगा वो 180 माइनस 180 माइनस ए होगा। आपका क्या होगा 180 माइनस ए। जब ये ऑर्थो सेंटर हो, क्या हो ऑर्थो सेंटर हो, यानी 180 में से आप इस ए को घटा दोगे तो मिल जाएगा। ऑर्थो सेंटर वाली कंडीशन में बना। इसके बाद यदि हम इसको ऑर्थो सेंटर ना मान करके इसको हम यदि सरकम सेंटर मान लें, इसको क्या मान लें सरकम सेंटर मान लें, तो ये डबल हो जाता है। क्या हो जाता है डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है सरकम सेंटर जब है तो आपका एक व्रत बनेगा। आपका क्या बनेगा एक व्रत बनेगा। यहां से तो क्लियर नहीं बन पाएगा। एक व्रत बनेगा, एक व्रत बनेगा। तो आप मुझे बताइए व्रत की ये कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है, ये उसकी आप परिधि कह सकते हो, ये वाली इतनी परिधि है। तो इसके द्वारा सेंटर पे बनने वाला जो कोण रहता है ना वो दुगना होता है परिधि पर कहीं पर भी बनने वाले कोण की तुलना में। यदि ये वाला ए होगा तो आपका ये वाला 2a होगा। लेकिन ये 2a कब रहता है सरकम सेंटर वाली कंडीशन में आपका ये 2a होता है। सरकम सेंटर वाली कंडीशन में आपका ये 2a होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट। अब हम बात कर लेते हैं जब इन सेंटर बन रहा हो, ये आपका यदि इन सेंटर हो तो ये आपका क्या हो जाता है 90 प्लस a/2। जब दोनों अंदर के कोणों को हम मिला दें, एंगल बाइसेक्टर जो है ना अंदर हो, जब एंगल बाइसेक्टर एक अंदर वाला लें, एक हम बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर लें, तब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो हाफ बनेगा। इस वाले की तुलना में हाफ बनेगा, आधा बनेगा, a/2 बनेगा। और जब एंगल बाइसेक्टर हम बाह्य कोणों का ले लें, देखो इसको हमने आगे बढ़ाया तो इसका ये बाह्य कोण बन गया, बाह्य कोण बन गया। ठीक, इसका बाह्य कोण, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका एंगल बाइसेक्टर हम लेंगे और इस वाले कोण का भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 माइनस a/2 बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा एक बार। और माध्यिका से आपका केंद्रक बनेगा, शीर्ष लंब से आपका लंब केंद्र बनेगा, लंब अर्धकों से आपका परिकेंद्र बनेगा, कोणों के अर्धकों से एंगल बाइसेक्टर से आपका अंतः केंद्र बनेगा। और ये प्रॉपर्टी हमने बात कर ली। अगले वाले प्रश्न को करेंगे। एक कोण अपने संपूरक कोण के दुगुने से 90 डिग्री है। कोण की माप हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। तो हमें पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री संपूरक कोणों का योग होता है। तो हमने कोण को तो मान लिया एक्स, कोण एक्स है तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स करना पड़ेगा। यदि एक कोण x है तो आप क्या करोगे, आपको उसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो जो कोण है वह अपने संपूरक कोण मतलब 180 माइनस एक्स के दुगुने से, कितने से दुगुने से कितना कम है, कितना कम है 90 कम है। कम है मतलब माइनस। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा, 2 का एक्स में करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस 90। तो माइनस का 2x इस तरफ आएगा तो ये तो अपना 3x हो जाएगा। 360 में से 90 माइनस करोगे तो 270 बचेगा, 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका 90 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 90। अगला वाला करते हैं। यह बहुत सिंपल प्रश्न था, सिंपलीफाई वाला। तो पहली बात तो ये है, अ, अब हम एक रूल पढ़ते हैं। 4 बटे जैसे 13 आ गया, इसकी पावर कितनी है 3 है। तो ये पावर अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं सेपरेट लिख सकते हैं। तो 4 की पावर यहाँ पे 3 बनेगा, 4 की पावर यहाँ पर भी 3 बनेगा। तो 4 की पावर 3 से 4 की पावर 3 कैंसिल, मतलब 4 हमारा गायब हो जाएगा। तो 4 तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। उसके बाद 4 को हमने गायब कर दिया, 4 का कोई अस्तित्व नहीं है, भूल गए अब हम। ठीक, 4 है ही नहीं ऐसा मानो। 4 कट गया क्योंकि यहाँ पर भी 4 की पावर 3 है, नीचे भी 4 की पावर 3 है, कट जाएगा। अब हम 13 या 7 को किसी भी को भी चेक कर लो। 13 की पावर यहाँ पे 3 बनेगी, नीचे क्या बनेगी 13 की पावर 3 बनेगी, ऊपर 13 की पावर कितनी बनेगी 2 बनेगी। तो यहाँ पे 13 की पावर 2 है, 13 की पावर 3 है, तो ये 2 पावर तो इसको कैंसिल कर देगी, तो नीचे आएगी 13 की पावर 1 ना, मतलब जहां 13 हो, नीचे 13 हो वो आंसर। वैसे ही 7 का चेक कर सकते हो, ये 2 पावर रहेगी, ये तो कैंसिल हो जाएगी इस 3 से। ठीक, यहाँ पे भी 1 पावर बचेगी, मतलब ऊपर 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने
एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, अगला वाला करते हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने, तर्क करने, तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है। तो दिए गए सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। गतिविधियों और अभ्यास के अनुसार होना चाहिए, गतिविधियां और अभ्यास कक्षा के अनुसार होना चाहिए, पाठ्यपुस्तकों के अनुसार सामग्रियों की प्रस्तुति हो, छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र दें, वह विधि जिसके द्वारा यह सिखाया जा सकता है। तो ये तो देखिए किस चीज की बात करें, एनसीएफ के अनुसार पूछा गणित में सोचने तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है। मतलब ये तो होना चाहिए, एक्टिविटीज की बात आ रही है, मतलब अपना पॉजिटिव है। प्रेजेंटेशंस की बात आ रही है, ये भी अपना पॉजिटिव है, पाठ्य सामग्री के अनुसार वो भी। द मेथड बाय विच इट इज टॉट, मेथड भी बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन जब याद करने वाली चीज आ जाए, जब फॉर्मूलास आ जाए, फॉर्मूला आ गया मतलब याद करने वाली चीज, तो रट्टाफिकेशन नेगेटिव है, तो आपका गलत कथन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले को करते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। मतलब रोमन अंकों का उपयोग हम हिंदू अरबी जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं होता। हम जैसे मोबाइल नंबर लिख रहे हैं तो हम रोमन में क्यों नहीं लिखते, हम हिंदू अरबी में क्यों लिखते हैं, हम कोई भी चीज हम हिंदू अरबी में क्यों लिखते हैं। मैं 75 लिखना तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं, हम 75 को उस रूप में क्यों नहीं लिखते रोमन के फॉर्म में, जैसे कि आपका ये 75 मैंने लिखा, हम इस रूप में क्यों नहीं लिखते। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ऐसा भी नहीं है, हम आसानी से बना पाते हैं, दिक्कत नहीं आती। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं भ्रमित, मान लिए हमने हो सकते हैं। उसके बाद रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है, स्थानीय मान का कंसेप्ट रोमन अंकों में नहीं होता है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग में समस्या यहाँ पर आती है। तो हम रोमन अंक पे जब आ ही गए तो कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसका मतलब होता है 1, और इस भी का मतलब होता है 5, और इस x का मतलब होता है 10, l का मतलब होता है 50, c का मतलब होता है 100, d का मतलब होता है 500, m का मतलब होता है 1000। 1000 कोई सा भी नंबर मैक्सिमम 3 बार आएगा, कभी भी एल डी माइनस नहीं होते, लेफ्ट साइड नहीं आए मतलब माइनस नहीं होंगे कभी भी। 5, 50 और 500 कभी भी माइनस नहीं होते। कोई सा भी नंबर मैक्सिमम 3 बार आ सकता है, और जब घटाना हो तो लेफ्ट साइड, जोड़ना हो तो राइट साइड। तो यहाँ पर एक और चीज कैसे याद करना है, अब सी 100 ये तो याद रहेगा, सी 100, डी मतलब दोस्त को हमने दिए 500, दोस्त को हमने दिए 500 मतलब मेरा मतलब मुझे मुझे मिले 1000, मुझे मेरा मेरा 1000, दोस्त का 500, सी 100। और हम कितनी लैंड लेंगे, कितनी भूमि लेंगे, 50 एकड़, कितनी 50 एकड़। तो यहाँ से याद रख लो, एकड़ नहीं, अकड़ नहीं, एकड़। 50 एकड़, हाँ 50 एकड़ लेंगे, अकड़ आ जाएगी, इसलिए अकड़ लिखा गया। कोई बात नहीं, तो ये याद करिएगा आप, ईएलडी कभी भी माइनस नहीं होते, और ये रूल मैंने पूरा बता दिया, खत्म रोमन। 3 वर्ष 9 महीने से 1 वर्ष 6 महीने का अनुपात क्या है। अनुपात आपको बताना है, 3 वर्ष पहले महीने में बदल लो, जब भी अनुपात निकालना हो तो जो यूनिट्स होती हैं, जो इकाइयां होती हैं, वो एक ही इकाई होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ वर्ष भी है, महीना है, वर्ष है, महीना, सबको महीने में बदलते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई, 12 × 3 = 36, 36 में 9 जोड़ोगे 45 आ जाएगा, 12 ये 12 महीने आ जाएगा एक वर्ष का, और 3 15, तो आप डिवाइड करोगे, 15 × 3 = 45, 15 × 1 = 15, तो आपका 3 अनुपात बना जाएगा। 3:1 आपका राइट आंसर। अगला वाला, पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स प्लस पी का एक गुणनखंड है। तो एक्स प्लस पी जिसका गुणनखंड है, तो आपको इसको जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा, तो आपका माइनस पी यहाँ से वैल्यू आएगी, माइनस पी इसको सेटिस्फाइड कर देगी। अब देखिएगा, तो एक्स की जगह पे हम माइनस पी रखेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहीं रख लेते हैं ना, माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी, एक्स की जगह हम माइनस पी रखेंगे, प्लस 3 - पी, तो ये तो आपका प्लस का पी स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस माइनस आपका माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का पी, इक्वल में जीरो चलेगा। क्यों चलेगा इक्वल में जीरो, क्योंकि यह है, इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। यदि गुणनखंड है, यदि यह इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक,
तो सिंपल सी बात है, पूरा डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका पी उस तरफ चला जाएगा, तो पी की वैल्यू आ गई 3। लेकिन ये किस मान के लिए संभव होगा? जब पी की वैल्यू 3 हो तभी संभव होगा। अब अगला वाला करते हैं। विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य है। विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का प्रज्ञान, प्रोग्नोसिस, कंपैरिजन, डायग्नोसिस, पूर्व कथन। प्रेडिक्शन और तुलना तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर होगा प्रोग्नोसिस, प्रज्ञान। यह विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम देख लें। प्रज्ञान का उद्देश्य है कि पहले से ही उन कठिनाइयों की पहचान कर ली जाए, ताकि उन्हें समय रहते समाधान किया जा सके। यानी पहले से ही कठिनाइयों का पता किया जाता है प्रोग्नोसिस में। अगला वाला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणितीय शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता नहीं है? तीन प्रकार के जो एड्स होते हैं, कौन तीन प्रकार की एड्स होती हैं? कौन कौन सी? ऑडियो, दृश्य वाली, विजुअल देखने वाली। ये आपकी ऑडियो, ये आपका ऑडियो मतलब श्रव्य, ये आपका दृश्य, और आपका ये तीसरा वाला ये है ऑडियो विजुअल एड। ठीक। ऑडियो मतलब जिसे हम इस टीएलएम में हम केवल चीजों को देख सकते हैं, जैसे आपका पोस्टर, सॉरी, इसमें सुन सकते हैं, जैसे कि आपका रिकॉर्डर आ गया, ग्रामोफोन आ गया। विजुअल्स में क्या रहेगा? पोस्टर्स आ जाएंगी, बुक्स आपकी विजुअल्स में आ जाएंगी। और ऑडियो विजुअल में आपका लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, आपका स्मार्ट पैनल आ गया, वो ऑडियो विजुअल में आ जाएगा। तो पूछा है कि ऑडियो विजुअल कौन सा नहीं है? ऑडियो, देखो ऑप्शन ही ऐसे मतलब थोड़े से खराब दिए थे इन्होंने कि कंफ्यूजन बनता है। तो ब्लैक बोर्ड की हम बात करें, ये भी ऑडियो विजुअल नहीं है, लेकिन ये दृश्य है। देखो ये आपका दृश्य है, देखने लायक है। फिल्म स्टिप जो है आपका चित्रों के लिए काम आता है, ये भी आपका दृश्य है। उसके बाद मॉडल्स की हम बात करें, मॉडल्स को भी आप देखेंगे, आपका दृश्य है। लेकिन जब बात आती है रेडियो की, तो ये आपका श्रव्य है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया था, इनमें ऑप्शन ही अलग प्रकार के दे दिए, तो आपका दृश्य श्रव्य जब बात आ रही थी, तो बाकी तो सारे दृश्य वाले हैं। दृश्य है, श्रव्य सहायता नहीं है, ऐसे पूछे तो और भी आसान होता। इंग्लिश में देखियो, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड इन मैथमेटिकल टीचिंग। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही, तो हम इसको सेंस यदि हम लगाएं, समझें, तो दृश्य की बात कर रहे हैं। दृश्य श्रव्य सहायता नहीं है, मतलब दृश्य नहीं है। पहली प्राथमिकता आपको दृश्य को देनी है। कौन सा दृश्य नहीं है? तो स्टार्टिंग के तीनों दृश्य हैं, बाकी लास्ट वाला आ जाएगा। अगला वाला, अगले वाले प्रश्न को करेंगे। हाँ, ये वाला, ये तो सिंपल था। पूछताछ का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रेरित करना, रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, पिछले ज्ञान का परीक्षण, ऑल ऑफ द गिवन, ऑल ऑफ द गिवन। छात्र अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 बड़ा है 0.5 से। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है? दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा, संभावना, ऐसा हो सकता है। क्या पता इससे अच्छा ऑप्शन हो। कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, ऐसा तो नहीं है। दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के ठोस अनुभव का अभाव, ऐसा भी नहीं है। छात्रों का लापरवाह प्रयास, कभी भी हम इस चीज को, तो बच्चों की गलती तो कभी भी हम नहीं बताएंगे, तो ये भी, ये तो किसी भी हाल में नहीं होना। पहला वाला आएगा, मतलब उन्हें दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में जो कंसेप्ट बना हुआ है वो गलत बना हुआ है, इसलिए वो उसको बड़ा बोल दे रहा है, जबकि 0.5, 0.5 एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसकी अवधारणा में प्रॉब्लम है जीरो के संबंध में, दशमलव के बाद वाली वो भी। अगला वाला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? तो कौन सी दो संख्याओं को हम आपस में बदलें? 4 और 8 को, 8 और 3 को, 6 और 3 को, या 4 और 6 को? चलो बदल के देख लेते हैं एक एक करके अपन। यही बदलते हैं ना। 4 और 8 को बदलना है, तो 4 की जगह मैं 8 ले जाऊंगा और 8 की जगह 4 ले जाऊंगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। चलो यहाँ कर लेते हैं। 8 आ गया, गुणा 6 - 4, भागे तो 4, +3। जब सॉल्व करो तो 16 आ जाए। यहाँ पे आपका 4 था, सॉरी ये 4 था। 4 से 4 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से आप 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 8 से 48, लेकिन 48 में से 2 जाएगा तो आपका 16 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। इसको भी हटा दो। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं अपन। बी में आपको बदलना है किस किस को?
8 को बदलना है और 3 को बदलना है। 8 को और 3 को इंटरचेंज करना है, तो इसको तो सीधा वही रहने दो। 4 × 5 = 24 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, भागित आपका 4 रहेगा, प्लस आपका 8 आ जाएगा। 8 और 3 को बदला, तो जब 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमें तो आंसर बिल्कुल होल नंबर में लाना है, राइट हैंड साइड वाला, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा वाला 6 और 3 का चेक करते हैं। 6 का और 3 का चेक कर लेते हैं अब अपन। 4 × 3 -8 भागित 4, 8 भागित 4 प्लस 6। अब 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करा प्लस का 6, 12 में से आप 2 माइनस कर लो, आपका 10 आ जाएगा। 10 में आप 6 जोड़ लो, आपका 16 आ जाएगा। पहले ऐड कर लो, 12 और 6 जोड़ोगे तो आपका 18 आ जाएगा, 18 में से 2 जाएगा 16, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। 6 और 3 हमने रखा तो राइट आंसर आ गया। अगले वाले को करते हैं, ये वाला देखिएगा। 4 * 2 @ 3 इक्वल आपका 6 आ रहा है। 18 * 6 @ 4 आ रहा है, तो 4 = 12 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी 24 * 3 @ 7। तो इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, कुछ संक्रियाएं लगानी पड़ेंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग की। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दूनी 8, 3 से डिवाइड करोगे नहीं आ पाएगा। 4 और 2 को जोड़ लो 6, 6 को आप 3 से भाग करके देखोगे, यदि भाग होता तो 2 आता, नहीं आया। 4 को आप भाग करके देख लो, हाँ 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे 6 आ जाएगा, यानी ये भाग होगा, ये गुणा होगा। आप भाग करके देख लो, 18 को भाग करो 6 से, कितना 3 आ जाएगा। 3 का गुणा आप 4 में करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, तो ये भी भाग होगा, ये भी आपका भाग होगा स्टार। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, एट द रेट आपका गुणा होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 2 आपका 56, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब ये वाला, विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना है। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग। तो जब चीजों को जोड़ा जाए तो वहां पर आता है संश्लेषण, जब चीजों को तोड़ा जाए तब आता है विश्लेषण आपका। विश्लेषण मतलब तोड़ना, संश्लेषण मतलब चीजों को जोड़ना। किसी कंसेप्ट को आपने जोड़ करके बच्चों को बता दिया, मतलब आपने संश्लेषण किया। विश्लेषण का मतलब है चीजों को तोड़ तोड़ कर देखना, अलग अलग पार्ट्स में देखना। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ गया। अगला वाला देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि भी बोलते हैं इसको, के फायदों में से एक है। अब देखिए ह्यूरिस्टिक आ गया, हिंदी में नहीं दिया खोज विधि उन्होंने। ये शिक्षक केंद्रित है नहीं, ये छात्र केंद्रित है। यह छात्रों को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है, पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें अधिक ब्लैक बोर्ड कार्य शामिल है, ब्लैक बोर्ड का यूज तो होता ही नहीं भाई, बच्चा अन्वेषण में शामिल रहेगा। दिए गए पाठ को कम समय में पूरा करना, ऐसा भी नहीं है, अन्वेषक आ गया ना, तो आपका ये राइट आंसर होगा। अगले वाले को करते हैं, विज्ञान और पर्यावरण के लिए 39वीं 39th जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रदर्शनी की थीम बच्चों के लिए शिक्षा 2012 है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, विज्ञान, समाज, पर्यावरण, मानव कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कृषि, उद्योग, वैश्विक जीविका के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चंस किसी को बिल्कुल याद होता तभी कर पाता, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक तुक्का लगाएंगे हम। इन्वायरमेंट की ही बात कर रहे हैं, विज्ञान और पर्यावरण की के लिए थीम पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विज्ञान और पर्यावरण आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन नंबर एक। ये ऐसा प्रश्न है कि एग्जैक्ट आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि आप कहाँ 39वीं आप नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी हुई थी उसके थीम के बारे में पढ़ोगे 2012 की। तो ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो आपको दिमाग से काम लेना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्योंकि 30 में लगभग 30 के 30 प्रश्न तो ऐसा संभव है नहीं कि पूरे के पूरे आपके पढ़े पढ़ाए फंस जाए। मैथ में तो चलो आ ही जाएंगे, लेकिन ईवीएस में तो ऐसा होना ही नहीं है। ईवीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ईवीएस में आपको ये जो एलिमिनेशन वाली मेथड है वो आपको लगानी पड़ेगी। अगला वाला, माप को किस पैमाने को इक्विलेट स्केल के नाम से भी जाना जाता है? इक्विलेट नेट, अंतराल स्केल, रेशो, परसेंटेज या ऑर्डिनल? तो आपका इंटरवल आएगा, अंतर में, अंतर में, आपका अंतर में आएगा। इंटरवल मतलब कुछ दूरी पर, इतनी दूरी, फिर उतनी ही दूरी, फिर उतनी ही दूरी, फिर उतनी, समान दूरी, समान दूरी। इक्विवेलेंट आपने पढ़ा हुआ होगा ना, समान। बिल्कुल इंटरवल, इंटरवल भी क्या रहता है, समान दूरी पे। ठीक, ये देखिए देखिए आप, इस पैमाने में, इंटरवल स्केल में, इस पैमाने में माप की इकाइयां बराबर अंतराल पर होती हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच का अंतर समान होता है।
अगला वाला करेंगे, परियोजना की रिकॉर्डिंग का अर्थ है, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स, मतलब प्रोजेक्ट मीन्स रिकॉर्डिंग का अर्थ पूछा है आपसे परियोजना की। जब परियोजना पूरी हो जाती है तो शिक्षक और बच्चों को इसका मूल्यांकन करना चाहिए, संयुक्त रूप से चर्चा करनी चाहिए कि परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। समस्या का, देखिए सब पॉजिटिव लग रहे हैं। समस्या का चयन करते समय शिक्षक को सुझाव सुझाव देकर चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रस्तावित परियोजना छात्रों की पिछली आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। परियोजना का उद्देश्य बच्चों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और समझा जाना चाहिए, ये भी हो सकता है। अगला लास्ट वाला, परियोजना की सफलता के लिए परियोजना की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना की योजना बनानी चाहिए, ये भी हो सकता है। बच्चे परियोजना कार्य का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। परियोजना को रिकॉर्ड करते समय कुछ बिंदुओं जैसे परियोजना की योजना कैसे बनाई गई, क्या चर्चा की गई, कर्तव्यों को कैसे सौंपा गया, इसका मूल्यांकन कैसे किया गया आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि परियोजना के रिकॉर्ड का अर्थ क्या है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला वाला करते हैं, ये अंतिम प्रश्न है, एक प्रश्न आपको होमवर्क में मिलेगा। अच्छा प्रश्न है ये, किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं। किसी परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, आपको बताना है। चलिए कर लेते हैं अपन। तो ए की बात करें, ए को तो 270 अंक मिले, ए को 270 अंक मिले, तो आप मुझे बताइए बी को कितने मिलेंगे। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, मतलब ए को जो अंक मिले हैं वो बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, मतलब जो बी के लिए जो 270 है वो 90 की वैल्यू होगी, क्योंकि जो ए को बी की अपेक्षा 10% अंक मिले, कम अंक मिले, मतलब जो ए को अंक मिले हैं ना वो बी की तुलना में बी की अपेक्षा 10% कम है, यानी 270 बी के लिए तो 90% है, तो हमें अब बी की वैल्यू बताना है, 100 की वैल्यू बताना है। एक जीरो से एक जीरो जाएगी, 9 से आप कैंसिल करोगे, 9 तिये 27, यानी बी को मिले 300 अंक, बी को मिले 300 अंक। अब सी का निकाल लेते हैं। अब बोल रहे हैं सी के लिए, बी को बी को सी की अपेक्षा 25% अंक मिले, यानी बी को सी की अपेक्षा, जो बी को अंक मिले ना जो 300 अंक मिले हैं वो सी की अपेक्षा 25% अधिक हैं, मतलब ये 125 की वैल्यू होगी। 100 यदि अपन बेस लेके चलें, इंटू ऑफ 100 निकाल लीजिए, 300 125 की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालेंगे, 25 से जाएगा, 25 पंजे 25 चौके, 5 से जाएगा, 5 31 जीरो, तो 6 चौके 24, 240, 240 आपको सी को अंक मिले। तो अभी हम डी का बताना है, तो डी का क्या बोला है कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, सी को 20% कम अंक मिले डी की अपेक्षा, यानी जो 240 वैल्यू है वो 80 की वैल्यू होगी, तो 240 है वो 80 की वैल्यू होगी, क्योंकि सी को अंक मिले वो डी की अपेक्षा 20% कम अंक है, मतलब 240 जो 80 की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो, 8 तिया 24, तो आप डी को कितने अंक मिले, 300 अंक मिले। लेकिन यदि आपसे अंक पूछते ऑप्शन में तो अंक हम 300 कर देते, लेकिन परसेंटेज पूछा है तो 300 अंक मिले हैं, और अंक कितने थे टोटल, 500 में ही से तो मिल रहे हैं, तो 500 में से मिल रहे हैं, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 300 अंक मिले, 500 में से 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली गई, 5 से 2 बार में चला जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा, 3 इंटू 20 करोगे आपका 60% राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इसका एक और मेथड आपको दिए सीधा परसेंटेज निकालने वाली, या पीडीएफ से भी देख सकते हो, सेकंड वाली मेथड हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दी हुई है। फर्स्ट वाली मेथड मैंने आपको बता दी जो और भी आसान हो सकती थी। ये आपको करना है, 29 मैंने बाद में ले लिया। शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य है, इसको छोटा कर लेते हैं। इससे आपसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप साझा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, क्योंकि मतलब हर वीडियो पे लगभग 1000 प्लस व्यू आपके आते रहें,
1000 प्लस व्यूज आपके आते रहें। सीरीज बिल्कुल चलती रहेगी, मेरा मोटिवेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहेगा। पूरी एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन मुझे भी लगे कि काफी सारे अभ्यर्थी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, काफी सारे अभ्यर्थी लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा को साझा जरूर करिएगा। शिक्षण के मूल्यांकन चरण का उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य बताना है, पर्पस बताना है। यह जानने के लिए कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति होती, शिक्षक की कमी जानने के लिए, रणनीतियों की प्रभावशीलता जानने के लिए, या दिए गए सभी विकल्प। फिर से पढ़ रहा हूं। शिक्षण के लिए पर्पस ऑफ एवेलुएटिंग इवैल्यूएटिव फेस ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण के मूल्यांकन का चरण का उद्देश्य क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आज की अपनी पीडीएफ पूरी समाप्त होती है। कल आप सोच सकते हैं कि पिछली वाली क्लास में क्या हुआ था, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड करा 1 घंटे, 1 घंटे 29 मिनट की वीडियो थी। इसका तो मुझे नहीं पता कितने मिनट की वीडियो बनी है, जितने भी बनी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपको अच्छे अच्छे बताने थे। आप ने ये देखा। अब हम अगली वाली वीडियो में शिफ्ट 2 पे काम करेंगे। सीरीज चलती रहेगी, आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं चलते रहूंगा जब तक कि जब तक आपकी परीक्षा आएगी, कहो तो तब तक सारे के सारे पेपर ही मैं मैथ के करवा दूं। लेकिन आपका सपोर्ट मुझे इतना चाहिए कि आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको वीडियो को साझा करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा। अधिकतर अभ्यर्थी देखेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी भरपूर रहेगा। सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। यदि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ना, तो मैथ में तो आपको मतलब 30 में से 30 लाने से फिर कोई नहीं रोकने वाला। आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्टार्टिंग की सब इजी थी, अब धीरे धीरे टफ होते जा रही हैं। अभी आप देखना पॉलिनोमियल्स कब्जा कर लेगा शिफ्ट में। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और अपना जो सक्सेस क्लासेस वाला टेस्ट सीरीज है आप उसको ज्वाइन करिएगा। और 27 तारीख को भी ये सभी को तैयार रहना है। 27 अक्टूबर को बहुत शानदार लेवल का मॉक टेस्ट का आयोजन हो रहा है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।